माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रानी केसरी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अरविंदा A1 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। और आज हम सब बातें करने वाले हैं हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। इससे पहले हम एक क्लास डाले थे जिसमें हमने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या है, कितने बार होता है, क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, आई मीन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की पूरी डिस्कशन कर चुके हैं। और अब उसमें एक कदम आगे हम अपना सिलेबस देखेंगे जिसे हमें पढ़ना है, जिस अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। मेनली यह एग्ज़ाम 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जनरल पेपर है जो कि सभी स्टूडेंट्स को देना होता है। आई मीन यह एग्ज़ाम 87 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, 87 सब्जेक्ट्स में, और सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को पार्ट 1 पेपर 1 कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट है। वो जनरल पेपर होता है जो आपके टीचिंग सेंस, रिसर्च, टीचिंग, लॉजिक और आपके माइंड ऑफ व्यू को देखते हुए वह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। और सेकंड पेपर जो आपका है वो आपका मेन डोमेन होगा। आपने जो अपने मास्टर्स में जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे, जैसे कि कॉमर्स, हिंदी, हिस्ट्री, योगा, साइंस, म्यूजिक, जो भी आपने लिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सेकेंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चंस का होता है और सेकंड पेपर हमारा 100 क्वेश्चन का होता है। आप टोटल इंक्लूड करेंगे तो 150 क्वेश्चन होता है और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। एवरी क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स होता है। तो आपका 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स का एग्ज़ाम टोटल होता है, जिसमें कि हम सिलेबस डिस्कस करेंगे हमारे पेपर 1 एंड पेपर 2 की। पेपर 1 हमारा जनरल पेपर है और पेपर 2 आज के डिस्कशन के लिए, और हमारा मेन सब्जेक्ट कॉमर्स है जिसकी हम फुल तैयारी करेंगे। तो हम आज यही दोनों पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना डिस्कशन। पेपर 1 और पेपर 2 ये मेनली 10 यूनिट्स में डिवाइड है। पेपर 1 भी 10 यूनिट्स में डिवाइड है और पेपर 2 भी 10 यूनिट्स में डिवाइड है। और उसी के अकॉर्डिंग, उसी 10 यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपको पेपर में क्वेश्चन भी डिवाइडेड किया गया है। जैसे कि पेपर 1 आपको 10 यूनिट में है, तो एवरेज में आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चन आपका एवरेज में 10 यूनिट, ईच यूनिट 5 क्वेश्चंस आपका आएगा। तो मतलब 10 यूनिट्स 5 क्वेश्चंस के होंगे तो आपका टोटल 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऐसा कोई मतलब इम्पॉर्टेंटली नहीं रखा गया है कि 5 क्वेश्चन ही होंगे, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। नॉर्मली 5 रखा गया है एवरेज में। तो उसी तरह पेपर 2 भी आपका डिवाइडेड है 10 यूनिट्स में। ये भी पेपर आपका 10 यूनिट्स है। इस 10 यूनिट्स को भी 10-10 नंबर में डिवाइड किया गया है, क्योंकि वो 100 प्रश्नों का आपका पूरा पेपर होगा जो कि 10 यूनिट में विभाजित है। ये 10 यूनिट में एक यूनिट आपका 10 प्रश्न का होगा। और ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि 10 ही प्रश्न होगा, आपका 9 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। एवरेज में आपका 10 क्वेश्चन रखा गया है जिससे कि वो आप इजीली डिवाइड कर सको और उसे प्रिपेयर कर सको। तो चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे अपना पेपर 1 जनरल पेपर, 10 यूनिट्स फॉर 50 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पेज। फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड इसलिए इसमें मेन रखा गया है क्योंकि आफ्टर ऑल आप टीचिंग के लिए ही इसे तैयारी कर रहे हो, प्रोफेसर असिस्टेंट्स के लिए। तो आप टीचिंग सेंस आपको 100% होना चाहिए। तो उस टीचिंग एप्टीट्यूड को रखा गया है आपके टीचिंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसमें अपना पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा फर्स्ट पार्ट में है टीचिंग का ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्ट। क्योंकि देखिए कोई भी यूनिट रखा जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट तो उसी के बारे में रहेगा कि आप इसमें क्या समझ रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, इसका लाभ क्या है, हानि क्या है। तो एक पॉइंट तो उसमें रहना पक्का है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका फर्स्ट टीचिंग है। टीचिंग में आपका कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव और लेवल ऑफ टीचिंग, ये एनटीए का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। ये 3 लेवल है और इस तीनों लेवल पे एनटीए आई मीन 80% क्वेश्चन देता ही देता है। और उसमें क्या करता है, क्रोनोलॉजिकल बेस पर रख देगा, आपको ईयरली रख देगा कि किस सन में कौन सा आया था, किसने कौन सा लेवल दिया हुआ है और उसे अरेंज कीजिए।
मैच द कॉलम में दे देगा, तीनों लेवल का नाम लिखेगा, इधर आपको उसका ईयर दे देगा या फिर उसके फाउंडर का नाम दे देगा, आपको उसमें मैच करना होगा कि किसका कौन सा है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनटीए का, लेवल ऑफ टीचिंग, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि शिक्षा प्राप्त करने वाले की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। आप उस विशेषता के आधार पर भी, क्योंकि बीइंग ए स्टूडेंट आपको तो एज ए स्टूडेंट ही सब कुछ करना है, टीचर तो आप जब बनेंगे तब बनेंगे, अभी तो एज ए स्टूडेंट पढ़ना है। तो एज ए स्टूडेंट आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, आपके क्या लक्षण होना चाहिए, विशेषता होना चाहिए, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस नज़रिए से अपने सामाजिक सोशल बिहेवियर को देख रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड को देख रहे हैं, वो पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया है, जो कि एकेडमिक है, सोशल है, इमोशनल है, कॉग्निटिव है। आपको हर पॉइंट पर, हर नज़रिए के ऊपर महत्वपूर्ण प्रकाश डालकर उसे पढ़ना पड़ेगा। और हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्टिंग, मतलब टीचिंग से रिलेटेड आपका जो भी एनवायरनमेंट है, मेनली तीन होता है, टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और आपका एनवायरनमेंट होता है, जिसे आप कहते हैं एजुकेशन, टीचिंग। तो इन तीनों पर बेस्ड एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो लर्नर, इन्वायरमेंट एंड इंस्ट्रक्शन आता ही आता है। तो फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग में यह मेनली 2 मेथड्स में होता है, एक आपका होता है ऑफलाइन टाइप और एक अब जो अब चल रहा है डिजिटल, वो ऑनलाइन टाइप। तो ऑफलाइन टाइप में तो आपका सब कुछ चॉक एंड डॉट था, पेपर पेन था, नॉर्मल चीज़ था जिसे आप इजीली हैंड से अपना काम कर सकते हैं। और अब जो स्टार्ट हुआ है हमारे डिजिटल इंडिया के बाद, तो अब चीज़ों को और ज़्यादा मॉडिफायर करके और ज़्यादा उसे एडवांस किया जा रहा है, जिसमें से कि आप पढ़ेंगे स्वयं प्रभा, मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, स्वयं प्रभा में चैनल्स हैं, स्वयं में हैं, आप उस चैनल के अकॉर्डिंग डिजिटली आप अपने कोर्स को कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं और क्लासरूम भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ई वैल्यूएशन सिस्टम, मतलब हमारा जो अब टीचिंग का सिस्टम है, जो हमारा NEP 1986 था और NEP 2020 आया और 1968 था, तो ये सब जो स्टेप बाय स्टेप चेंजेज होते जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा अब कितना अच्छा किया जा सकता है। उसके अनुसार गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या सिस्टम लाया जा रहा है, क्या क्या आपको सजेशन दिया जा रहा है, उस हिसाब से आप कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, वो सब पॉइंट है। जिसमें कि अब आपका जो है NEP 2020 के अकॉर्डिंग 100% किया गया, लेकिन अभी भी 20% आपको पिछला मिलेगा, लेकिन 80% तो अभी भी आपको मॉडर्न ही मिलेगा। तो उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको CBCS में मिलेगा क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, आप सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हो, क्रेडिट रेटिंग दे सकते हो। और इसी प्रकार हमारा फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ। और अब देखते हैं हम अपना सेकेंड यूनिट, रिसर्च एप्टीट्यूड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ NTA। रिसर्च एप्टीट्यूड मतलब कि आप अगर NTA मतलब आप अगर नेट JRF क्वालिफाई कर रहे हो तो रिसर्च तो पक्का आना ही आना है, क्योंकि इसके बाद जो आप PhD करोगे वो आपका 100% रिसर्च से ही रिलेटेड रहेगा। तो रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट नंबर 2। तो फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले तो मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके क्या लक्षण है, विशेषता है, लाभ है, हानि है, उससे एक क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। और इसमें भी मीनिंग तो साइड है, लेकिन टाइप्स में एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है, और हर एग्जाम में बनता है, हर शिफ्ट में बनता है। तो उसके आपको 4-5 टाइप्स दे दिए गए होंगे, उस टाइप्स की दूसरे साइड आपको रख दिया गया उसका विशेषता, और आपको मैच द कॉलम में दिया रहेगा कि आपको इससे मैच करना है, या फिर आपको वो कथन और कारण में दिया रहेगा और आपको उसमें देखना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को स्ट्रक्चर किया गया होता है और आपको उसमें अटेम्प्ट करना होगा। सेकेंड पॉइंट है मेथड ऑफ रिसर्च। मेथड ऑफ रिसर्च, ये इस पॉइंट में ये 4-5 जो मेथड दिखाया गया है वो 100% क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि यही मेन मेथड है जिसमें आप रिसर्च को, आप किस मेथड से अपना रिसर्च कंप्लीट करना चाहते हैं, किस मेथड से आप अपने सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव आप अपने पॉइंट को रख रहे हैं, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड आपको यूज करना है, उसको आप मेनली इस पॉइंट में पढ़ेंगे। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्रिप्टिव है, हिस्टोरिकल है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, और
नेक्स्ट पॉइंट हम अपना देखेंगे स्टेप ऑफ रिसर्च। स्टेप ऑफ रिसर्च से क्रोनोलॉजिकल बेस पर आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसमें आपको रिसर्च जो है एक साइक्लिक बेस्ड पॉइंट है, ऐसे ऐसे वो एक साइकिल बना रहता है, एक के बाद एक स्टेप चलता रहेगा और रिसर्च कभी ना खत्म होने वाला पॉइंट है। आप स्टार्ट करोगे वो भी प्रॉब्लम से, समाप्त होगा वो भी प्रॉब्लम पर। तो जो समाप्त होगा प्रॉब्लम से वही दूसरे का स्टार्ट करने वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपका एक साइकिल चलता रहता है और इसी साइकिल को एक स्टेप में रखा गया है। जैसे आप पहले प्रॉब्लम ढूंढेंगे, फिर आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आप उसको डिजाइन करेंगे, फिर डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करने का मेथड देखेंगे, उस मेथड के अकॉर्डिंग आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो मतलब इसी तरह यह साइकिल चलता रहता है और इससे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है और हर एग्जाम में आता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम अपना देखेंगे थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। देखिए इस पॉइंट को इस पेपर में इसलिए रखा गया है क्योंकि आप इसे क्वालिफाई करने के बाद 80% 90% बच्चे जो है कि पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, पीएचडी पढ़ते हैं। पीएचडी में क्या है, पीएचडी में आपको अपने डोमेन अपने सब्जेक्ट से एक पॉइंट लेना पड़ेगा, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको पूरा A to Z पूरा डिटेल के साथ एक थीसिस तैयार करना होगा। उस थीसिस में भी ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे, उस थीसिस में भी लिखने के लिए एक फॉर्मेट होता है, एक प्रोमो होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ रखना होगा। उसमें भी मेथड होता है, उसका लिखने का शैली होता है, तरीका होता है, जैसे MLA मेथड हो गया, MPA मेथड हो गया। तो इन सभी मेथड्स के अकॉर्डिंग जो है उसमें लिखा जाता है। तो उस पॉइंट को भी आपको सीखना है क्योंकि आगे की ये सीढ़ी है, इसी सीढ़ी को चढ़कर आप आगे जाएंगे। तो इसमें यही सब फॉर्मेट और स्टाइल ये एनटीए का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। या तो आपको फॉर्मेट दे देगा और बोलेगा कि मैच कीजिए, या तो आपको स्टाइल दे देगा ETAL, AL, OB, OCIT ऐसे दे देगा और बोलेगा कि आप इसको फुल फॉर्म से या इसके अर्थ से, इसके पॉइंट से मैच कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च। देखिए अब जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है वो ICT से ही रिलेटेड चल रहा है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी काम को करो, लेकिन उसमें ICT इंक्लूडेड है ही है, 100% है। तो उसी तरह हमारा रिसर्च भी है, रिसर्च में भी ICT से रिलेटेड बहुत कुछ है और ICT के अकॉर्डिंग ही रिसर्च को और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा परफॉर्मेंस उसका बढ़िया किया जा रहा है। तो ICT का भी उसमें मेन रोल है, उसे भी हमें पढ़ना है। और रिसर्च एथिक्स, आप पढ़ रहे हो एज ए स्टूडेंट तो आपको इथिक्स तो आनी ही चाहिए, इथिक्स के बारे में पता होनी ही चाहिए, तभी आप समाज में उसका अच्छे से उपयोग कर पाओगे। सो लास्ट पॉइंट हमारे यूनिट 2 का रिसर्च एथिक्स है। इससे भी एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट है क्योंकि टॉपिक तो एनटीए द्वारा दिया गया है, मैंने तो अपने से रखा नहीं है। तो ये हमारा यूनिट 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड। और अब डिस्कस करेंगे हम अपना यूनिट नंबर 3 कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन देखिए एक नॉर्मली ये आपको मेनली तैयार नहीं करना है, तैयार तो करना है, बिना तैयारी को तो कोई भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, मतलब तुक्का में तो कुछ ही सही होगा। तो तैयार करना है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। पैसेज आपको पेपर में दिया रहेगा, उस पैसेज को पढ़ना है, पैसेज पढ़ के आपको उस पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 5 क्वेश्चन को आपको उसी पैसेज में से उसका उत्तर ढूंढना है और उसको मार्क करना है। आपको अपने सिस्टम पर पैसेज शो होगा, उस पैसेज को आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। उस पैसेज को पढ़ने के बाद दिए गए निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर आप उसी में से ढूंढेंगे और वहीं पर मार्क करेंगे। इसलिए ये थोड़ा सा बच्चों के लिए इजी हो जाता है और इसको इजीली लोग कर भी लेते हैं। और अब डिस्कस करेंगे हम अपना नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन। देखिए आप कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में हो, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर स्किल डेवलपमेंट, फॉर योर रिप्रेजेंटेशन। तो कम्युनिकेशन तो भाई ज़रूरी है ही है। और ये टीचिंग है तो टीचिंग में तो आप जो सीखे सो सीखे, आप कैसे दूसरों को इफेक्टिव कर सकते हो, अपने आप को बढ़िया से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये पॉइंट भी हमें इसमें सीखने को मिलेगा। यही पॉइंट मेन है कम्युनिकेशन, जिसका मीनिंग है, टाइप है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा, कैसे आप उसे प्रभावपूर्ण बना सकते हो, कैसे आप उसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। तो ये हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है जिसमें वर्बल है एंड नॉन वर्बल है। इससे टॉपिक आता ही आता है क्योंकि इसमें जो है कि आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या वर्बल है क्या नॉन वर्बल है, डिफरेंस करना होगा, उसे आपको बाइफ्रिकेट करना पड़ेगा। तो आप वर्बल एंड नॉन वर्बल के अकॉर्डिंग उसे आप करेंगे। और कम्युनिकेशन
वही उसमें भी वही चीज़ है, क्योंकि देखिए एक पहले था क्लासरूम कम्युनिकेशन और अब भी है क्लासरूम कम्युनिकेशन, और एक है आपका डिजिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से भी कम्युनिकेशन को देखना है। और हर चीज़ में साइंस इज लाइक अ लिटिल चाइल्ड, जैसा कि पैसेज हम सब ने पहले भी पढ़ चुका है, हर चीज़ का मेरिट है तो डिमेरिट है, प्रॉफिट है तो लॉस है, गुड है तो हानि है, तो उसी तरह कम्युनिकेशन के लाभ है तो हानि भी है और इसमें रुकावट भी है। तो उस रुकावट के बारे में भी हम देखेंगे, जानेंगे और उसे दूर करने का उपाय ढूंढेंगे। तो इस टॉपिक से हमारा एक क्वेश्चन इस यूनिट से आता ही आता है, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको प्रभावपूर्ण कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावटें आती हैं, या तो ये पूछ लेगा या पूछेगा इसे दूर करने के उपाय बताइए। आप बताएंगे फिजिकल है, ये वो कई पार्ट में ये डिवाइडेड है, आप उस अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। और लास्ट पॉइंट हमारा मास मीडिया एंड सोसाइटी। मास मीडिया वही अपना आपका मॉडर्न युग के अनुसार आईसीटी से रिलेटेड मास मीडिया है, इसमें भी आप आईसीटी का यूज करेंगे और इसे आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम अपना डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 मैथमेटिकल रीजनिंग। भाई हर चीज़ में गुणा गणित लगाना जरूरी है, तो उसी तरह एनटीए ने इसमें भी गुणा गणित लगाया हुआ है। मैथमेटिकल रीजनिंग मैथमेटिकल है, आपके तार्किक क्षमता को देखने के लिए रीजनिंग है, और कैलकुलेटिव क्षमता देखने के लिए आपको मैथमेटिकल है। रीजनिंग और मैथमेटिकल इस पॉइंट में हमें देखना है इस यूनिट में। तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग, इससे उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है जितना इन सबसे टाइप्स ऑफ रीजनिंग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसी टाइप्स में। ये सब टाइप्स है, जैसे नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, कोडेड हो गया, रिलेशनशिप हो गया। नंबर सीरीज में आपको दिया रहेगा नंबर के अकॉर्डिंग 4-6 नंबर दिया रहेगा, फिर 1-2 फीलिंग्स ऑफ द ब्लैंक फीलिंग्स दिया रहेगा, आपको उसे भरना होगा। मतलब नंबर सीरीज में आपको 4-6 पॉइंट दिया रहेगा, फिर एक यहाँ खाली स्थान रहेगा, इस खाली स्थान को आपको भरना है। लेटर सीरीज में इसी को नंबर की जगह लेटर में लिख दिया जाएगा, इसी लेटर को आपको अरेंज करना होगा। कोडेड में आपको क्वेश्चन में ही कुछ कोड दिया रहेगा कि इसको इस कोड से रख रहे हैं, इसको इस कोड से रख रहे हैं, और आपको उस कोड के अकॉर्डिंग आंसर ढूंढना होगा। इससे मैक्सिमम 2 क्वेश्चन एंड मिनिमम 1 क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये एनटीए का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका मैथमेटिकल एंड रीजनिंग का। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। यही मेन इस यूनिट का मेन 60% वेटेज इसी को जाता है, 60% वेटेज इसी को जाता है। इसमें लिखा हुआ हर चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी भी चैप्टर को आप हाई और किसी को लो नहीं कर सकते। सभी चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, और चैप्टर्स के नाम हैं फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शनल एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, एवरेज। ये 6-7 चैप्टर जो दिया गया है, इस 6-7 चैप्टर को आपको 101% कंप्लीट तैयार करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें से ये नहीं कर सकते कि ये कम इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई मीन ओवरऑल में आपको ये पूरा टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट हम अपना डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग आपके माइंड के लॉजिकल को देखने के लिए, तार्किक क्षमता को देखने के लिए यह सिलेबस में रखा गया है, जिसमें कि आपको आर्ग्यूमेंट से एक क्वेश्चन आता है, इसके फॉर्म्स आते हैं, स्ट्रक्चर आते हैं, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ये पॉइंट से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी आ जाता है, लेकिन ये कहें कि इस पॉइंट को छोड़ दे एनटीए, ऐसा नहीं होता है। इस पॉइंट से क्वेश्चन जरूर रखता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और फैलिसी भी हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे मैक्सिमम 2 एंड मिनिमम 1 क्वेश्चन। मैक्सिमम अब जो ट्रेंड में चल रहा है 2-3 साल से, मैक्सिमम 3 भी कर दिया जा रहा है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। इस क्वेश्चन से 1 या 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इवैल्यूएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। रीजनिंग भी 2 टाइप्स होता है, डिडक्टिव, इंडक्टिव। उसके अकॉर्डिंग आपको उसके विशेषताओं के आधार पर, उसके गुण के आधार पर आपको उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, और उसमें आपको बताना रहेगा कि ये इंडक्टिव है या डिडक्टिव है। उस अकॉर्डिंग ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। और वेन डायग्राम भी इस यूनिट का एनटीए का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से कि आपको 2-3 लाइन में स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा इस डायग्राम में ये इतना मैच कर रहा है, इसमें ये इतना मैच कर रहा है, अब बताइए कि किस में क्या मैच कर रहा है।
वो आपके माइंड को देखने के लिए है और आपको उसमें से कंफ्यूज कर दिया जाएगा, आपको सही आंसर निकालना होगा और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट हम अपना देखेंगे इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक ये आपका सनातन धर्म से, पुराना वैदिक धर्म से, सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से, मुस्लिम से तो बहुत कम ही है, लेकिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म, ये सबसे लेकर ये रखा गया है। हमारे वेद, पुराण, अर्थशास्त्र, धर्म से संबंधित है। और प्रमाण, प्रत्यक्ष, इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। अर्थपत्ति, प्रमाण, अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान। ये भी कई पार्ट में डिवाइडेड है, उस पार्ट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा और उसे भी क्रोनोलॉजिकल बेस पर क्वेश्चन आता है, आपको अरेंज करना होगा कि पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। और हम नेक्स्ट अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 7, डाटा इंटरप्रिटेशन। नॉर्मली इसे DI बोलते हैं शॉर्ट में, DI। 7th यूनिट हमारा DI है। DI में कोई भी पॉइंट है उसके सोर्सेस, क्वालिटीज़, मेरिट, डिमेरिट नॉर्मली रखेगा ही रखेगा और इससे क्वेश्चन आता है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब पढ़ना तो है क्योंकि NTA ने रखा है, लेकिन हमें मेन क्या पढ़ना है, मेन हमें थोड़ा सा मेन में ये आ गया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा, और उसके बाद 100% सिक्योर मेन में हमारा ये पॉइंट है। इससे एक आपको पूरा बेस चार्ट दिया रहेगा या पाई डायग्राम दिया रहेगा, या फिर आपको यहाँ लिखा हुआ है बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, एक चार्ट दिया रहेगा, उसमें डाटा अरेंज किया रहेगा, डाटा अरेंज रहेगा। उस डाटा के अकॉर्डिंग आपको फिर नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उस 5 प्रश्न के उत्तर आपको इसी चार्ट के अनुसार देना होगा। इसमें डाटा रखा होगा जैसे कि 2 ईयर का किसी का इनकम कंपेयर करना है, किसी का प्रॉफिट और लॉस कंपेयर करना है, स्कूल में स्टूडेंट्स है कितने पास हुए, कितने फेल हुए, इसमें डाटा फिट रहेगा कि 4 साल में इतने इतने स्टूडेंट हैं, ऐसे ऐसे पढ़ाई किए हैं, इतने इस सब्जेक्ट के हैं, इतने इस सब्जेक्ट के हैं, और आपको नीचे दिया रहेगा कि कंपेयर कीजिए इस सन में और इस सन में क्या अंतर है, कौन किससे कितना % अधिक है, कितना कम है। मतलब आपको इसमें न्यूमेरिकल ही करना है। न्यूमेरिकल में इसी चार्ट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होगा और 5 क्वेश्चन को आपको देना है, और ये 5 क्वेश्चन 100% तय है कि ये आता ही आता है। DI के 5 क्वेश्चन आते हैं और पेपर के स्टार्टिंग में ही आपको 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन आपको DI के ही देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा एंड गवर्नेंस। तो इस पॉइंट को भी पढ़ना है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही है। इसी पॉइंट से हमारा 5 क्वेश्चन आएगा और उसे हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट यूनिट हमारा है यूनिट नंबर 8, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए है। इससे भी हमारा ICT का जनरल, मतलब उसके टर्मिनोलॉजी जनरल, आपका कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर के दुनिया में कैसे क्या हुआ, आप कैसे बेसिक से एडवांस में आते गए, आपका जैसे कि कंप्यूटर का जनरेशन कैसे विकसित हुआ, आप कैसे आगे कर रहे हैं, वो सारा पॉइंट इसमें आएगा। और बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट और ईमेल, जो कि अब ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। ये टॉपिक 4-5 साल से बहुत अधिक आ रहा है। इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में डिजिटली हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या स्कीम चलाई जा रही है, उसका क्या नाम है। देखिए मेनली इसमें क्या आता है, आपको शॉर्टकट फॉर्म दे दिया जाएगा उसका और बोलेगा इसका फुल फॉर्म क्या है। उसके फुल फॉर्म में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको 4 ऑप्शन से मैच करना है। तो आपको अभी के ट्रेंड से रिलेटेड, हायर एजुकेशन में ICT से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, जितनी भी सुविधाएं दी जा रही है, जितने टाइप के आपको व्यवस्थाएं मिल रही हैं, उससे रिलेटेड इसमें एक क्वेश्चन आता ही आता है, वो भी डेफिनेटली आता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ICT एंड गवर्नेंस। ICT में गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट आपको कैसे कैसे फैसिलिटीज़ दे रही है, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन बनता है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 9, पीपल एंड इन्वायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इस यूनिट में आपको आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड
मतलब मनुष्य और पर्यावरण से संबंधित सारा कुछ दिया रहेगा। आप पर्यावरण को कैसे यूज कर रहे हो, पर्यावरण के बीच आप कैसे रह रहे हो, उसे कैसे हानि पहुंचा रहे हो, उस हानि से बचने के क्या उपाय हैं, हमें अपने पर्यावरण से कैसे सुरक्षित रखना है और हमें कैसे वृक्ष लगाना है, हमें अपने वातावरण को कैसे बचाना है, प्रदूषित नहीं करना है, प्रदूषित हो रहा है तो उसे रोकने के उपाय क्या हैं, उसे कम करने के उपाय क्या हैं, मेन इसमें हमें यही देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जिसमें कि MDG एंड SDG, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। MDG में 8 गोल्स है, SDG में 17 गोल्स है। तो इन गोल्स के अकॉर्डिंग देखिए इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। 8 गोल्स है, 8 गोल्स का नाम दिया गया है, 17 गोल्स है, उस गोल्स का नाम दिया गया है, MDG और SDG में टारगेट निर्धारित किए गए हैं, उस टारगेट का नाम दिया गया है, किस पॉइंट में कौन सा है, आप उसको मैच द कॉलम में आ जाएगा कि MDG से क्या रिलेटेड है, SDG से क्या रिलेटेड है, किस लिए ये लागू किया गया था, किस सन में लागू किया गया था, कौन से आपके समिति के तहत लागू किया गया था, कब इसका समाप्ति वर्ष रखा गया है। तो ये फैक्ट बेस्ड है, आपको याद करना होगा और याद किए हुए के अनुसार आप मैच द कॉलम में उसका आंसर लगा सकते हो। एंड नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंध। आप उस संबंध को कैसे बनाए रखते हो, उस संबंध में आप उस पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखते हो। और इससे उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता, इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इससे बनता है इन्वायरमेंटल इशू। इन्वायरमेंट में क्या क्या इशूज आ रहे हैं हमारे आज के मॉडर्न लाइफ के तहत, जितना हम लोग मशीन का यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इतनी मतलब वेब्स निकल रही हैं, इतना प्रदूषित हो रहा है वातावरण, उस प्रदूषण की वजह से इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हो रहे हैं उस इश्यूज के संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। जैसे कि लोकल, रीजनल, ग्लोबल लेवल पर क्या क्या है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है, सब मतलब कि जैसे कि आपका वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, सॉलिड लिक्विड, आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, सोशल इकोनॉमिकल चेंज हो गया। तो वो प्रदूषण कैसे हो रहा है, किस चीज़ से हो रहा है, उसका रीजन क्या है, उसे हम समाप्त कैसे कर सकते हैं, इससे रिलेटेड इसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। पॉल्यूशन तो हो जा रहा है आपके आज के आधुनिक जीवन के अनुसार, आप तो अपना मशीन यूज कर रहे हो, अपना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, जिससे कि हानिकारक वेब्स निकल रही हैं, उससे प्रदूषण हो जा रहा है, गाड़ी मोटर वाहन के धुएं से प्रदूषण हो जा रहा है। अब उस प्रदूषण का मानव जीवन के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव से मतलब उस प्रदूषण से हमें क्या रोग हो रहा है, उस रोग को कैसे खत्म करना है, उस रोग को कैसे रोकना है, हमें अपना जीवन कैसे सुरक्षित रखना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है कि कौन से गैस, प्रदूषित गैस की वजह से, प्रदूषित मिट्टी की वजह से, प्रदूषित जल की वजह से कौन सा रोग मनुष्य को हो रहा है, उसे कैसे रोक सकते हैं। इसमें से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है नेचर एंड एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए हमारा जो नेचर है उसमें एनर्जी रिसोर्सेज तो बहुत कुछ है और उसी रिसोर्सेज के बारे में इसमें क्वेश्चन रहेगा, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, वायु हो गया, पृथ्वी हो गया, हवा हो गया, सोलार, वाइंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोमेट्रल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट्स। इन सभी पॉइंट से रिलेटेड आप इसके बारे में सारी जानकारी रहेगी, उससे एक क्वेश्चन आएगा और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिजास्टर्स। डिजास्टर्स में जैसे कि हमारा क्यों ये हो रहा है, इसका रीजन क्या है और इसे दूर कैसे कर सकते हैं। इसमें हमारा नॉर्मली हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही सारा कुछ है, जो कि हम पहले से भी जान रहे हैं, उसे बस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना है और इसमें के क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट एंड द एनटीए का बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यह हमारा 1986 में लाया गया था। इस एक्ट के तहत बहुत कुछ था, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज था और आपका प्रोटोकॉल्स थे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, रियो समिट कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल। क्यों प्रोटोकॉल लाया गया था, किस समस्या के निवारण के लिए ये प्रोटोकॉल रखा गया था, जैसे ग्रीन हाउस गैस हो गया, ओजोन हो गया, XY रेज हो गया, इन सभी किरणों से बचने के लिए, अपने वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए, मनुष्य को स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए कब कौन सा कन्वेंशन किया गया, कौन कौन से देश ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब ये फैक्ट बेस्ड है, इसमें फैक्ट है कि आपको
तथ्य याद करने होंगे, कब किया गया, किसने किया, किस सन में किया गया था, किस लिए किया गया था, ग्रीन हाउस के लिए कौन सा है, ओजोन के लिए कौन सा है। और इसमें मैच द कॉलम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको एक साइड ये सारा नाम लिखा रहेगा, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और उसका रियो समिट हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, और एक साइड उसके इफेक्ट दिख रहेंगे कि मतलब किस लिए ये लाया गया था, इसके प्रभाव क्या हैं। तो आपको मैच द कॉलम में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, एक क्वेश्चन इसका पक्का आता ही आता है। और अब हम अपना लास्ट यूनिट इसमें डिस्कस करेंगे, यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन। हम अभी अपने हायर एजुकेशन के विषय में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी तक जो एजुकेशन हुआ अब उससे हम और हायर एजुकेशन में कर रहे हैं। तो हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं, हायर एजुकेशन में हमें कैसे पढ़ना है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशनल इन एंशिएंट इंडिया, मतलब हमारे प्राचीन भारत में हमारे शिक्षा की पद्धति कैसे थी। तो उस पद्धति के अनुसार जैसे हम वेद, वेदांग, पुराण, महाभाष्य वो सब पॉइंट पढ़ते थे। पहले के लोग गुरुकुल में, स्कूल नहीं होता था, मंदिरों में, घरों में वेदों द्वारा शिक्षा दिया जाता था, गुरुजी द्वारा शिक्षा दिया जाता था। तो वो हमारा एंशिएंट इंडिया के लिए होगा। और उसके बाद हम प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस का पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता से पहले हमारे भारत की शिक्षा की क्या व्यवस्था थी और स्वतंत्रता के बाद क्या थी। इससे एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट आता है और इससे भी एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट आता है कि स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत में कौन कौन सी बैठकें हुई थी, शिक्षा से संबंधित कौन कौन से निर्णय आए थे, किसने दिया था, उस समय लॉर्ड गवर्नर कौन था, जनरल गवर्नर कौन था, और किसने किस पर क्या हस्ताक्षर किए। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया। नेक्स्ट है प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। स्किल बेस्ड एजुकेशन से इस समय ट्रेंड में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि NEP 2020 आया है कुछ ही वर्ष पहले, और NEP 2020 100% आपका स्किल बेस्ड पर ही बनाया जा रहा है, ना 100 तो 99 तो ऑफकोर्स आप कह सकते हो। तो स्किल बेस्ड पर इस समय क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन हमारे इस हायर एजुकेशन में हमें अपने शिक्षा को किस हिसाब से, किस प्रकार से उसे ग्रहण करना है और उसके क्या क्या नैतिकता होनी चाहिए, उसे हमें कैसे प्रयोग करना है, हम आगे अपने जनरेशन को कैसे शिक्षित कर सकते हैं और उसका हम कितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हमारा वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन में हो गया। और लास्ट पॉइंट हमारा है पॉलिसीज, गवर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट द्वारा हमारे हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या पॉलिसी लाई गई है, क्या क्या स्कीम लाई गई है, उसका मेनली इसमें देता क्या है, आपको स्कीम्स के नाम दे देंगे और उसके सन दे देंगे, बोलेंगे मैच कीजिए, या तो आपको स्कीम के नाम दे देंगे और उसके फुल फॉर्म दे देंगे और बोलेंगे कि मैच कीजिए, और उस हिसाब से आपको इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा। या तो 2 स्टेटमेंट में दे देंगे और बोलेंगे क्या सही है क्या गलत है, कथन और कारण के रूप में दे देंगे। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा पेपर 1 जनरल पेपर फॉर 50 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स। एवरी क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन सब्जेक्ट, जिसका जो सब्जेक्ट हो, जैसे आपने अपने मास्टर्स में जो सब्जेक्ट से क्लियर किया गया हो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा मेन सब्जेक्ट कॉमर्स। कॉमर्स में 100 क्वेश्चंस होते हैं, सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चंस इंटू 2, टोटल आपका 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। और इसमें भी ये 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 यूनिट्स और एवरी यूनिट से 10 क्वेश्चन रखा गया है। एवरी यूनिट से 10 क्वेश्चन रखा गया है। उस 10 क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं है कि 10 ही क्वेश्चन आएगा, 9 और 11 भी हो सकता है, लेकिन एवरेजेस में आपको 10 क्वेश्चन रखा गया है, जिसमें कि आपका 10 यूनिट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, सेकंड अकाउंटिंग, थर्ड आपका इकोनॉमिक्स, फोर्थ बिजनेस फिनांस, फिफ्थ स्टैटिक्स, 6 HRM बीओ मैनेजमेंट एंड 7th हो गया आपका स्टैटिक्स एंड 8 मार्केटिंग, 9 लीगल और 10th हमारा लास्ट हो गया इनकम टैक्स। और चलिए इन 10th यूनिट को हम डीपली डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पेपर के फर्स्ट यूनिट को, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब हम जो बिजनेस कर रहे हैं,
तो उसके लिए हमारा क्या इन्वायरमेंट है और हम कैसे बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट से बिजनेस इन्वायरमेंट से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि इसमें उसके बारे में सारा कुछ होता है, CSR होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब हम बिजनेस को सिर्फ अपने नेशनल ही नहीं रखे हैं, इंटरनेशनल भी करते जा रहे हैं, पहले से ज़्यादा अच्छे हद से कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हमारा क्या क्या उसके क्षेत्र रखे गए हैं, उस क्षेत्र में आप कैसे कैसे आप अपने बिजनेस को कर सकते हो, वो चीज़ आपको दिखाया जाएगा। और इसमें ये वो पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन, आप अपने बिजनेस को कैसे ग्लोबलाइजेशन कर सकते हो, एक छोटे से क्षेत्र से आप पूरे विश्व तक कैसे फैल सकते हो, बिजनेस को अपने कैसे कर सकते हो। तो इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। नेक्स्ट है हमारा थ्योरीज, इससे इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड थ्योरी दिया गया है, 5-6 थ्योरी, उस थ्योरीज से आपको क्वेश्चन आता है। और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको मैच द कॉलम में क्वेश्चन आएगा, किस थ्योरी को किस सन में लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, क्यों लाया गया था, इसके लाने से क्या परिवर्तन हुआ। तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आएगा। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स आएगा, और ये NTA का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI एंड FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FDI और FPI से एक क्वेश्चन आता है, आप इस पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें डाटा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है कि इस बार कितना हुआ, पिछले वर्ष के कंपेयर में कितना हुआ। FDI आप किस किस रूट से कर सकते हो, कितने % कर सकते हो, किस किस कंट्री से कर रहे हो, उसमें कंट्रीज़ का भी वेटेज क्या है, उसमें आपको डाटा फैक्ट के अनुसार भी क्वेश्चन होता है और एनालिटिकल बेस्ड पर भी होता है। लेकिन इस टॉपिक में इम्पॉर्टेंटली एक क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट हमारा है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप कहीं से भी बिजनेस करोगे, उसके पेमेंट को तो बैलेंस करोगे। तो हमारा तो ये इंटरनेशनल बिजनेस है, तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट NTA का भी है, इससे क्वेश्चन आता है कि आप पेमेंट को कैसे बैलेंस कर रहे हो, डिफिशिएट हो रहा है कि आपका पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसको कैसे सही कर सकते हैं, किस किस अकाउंट से उसमें हेल्प ले सकते हैं। तो इससे भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, क्षेत्रीय आर्थिक विकास। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा रीजनल इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन है, जिसमें कि उसका लेवल है, और उसमें भी रीजनल इकोनॉमिक में किस किस पॉइंट से है, ट्रेड है। और इसमें ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स में भी कई है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन EU, एशियान, सार्क, नाफ्टा, साफ्टा। तो इन सब का फुल फॉर्म है, यह किस सन में लाया गया था, किन किन देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और किस लिए लाया गया था, व्यापार में यह कैसे सरलता बनाया जा सकता है, कैसे व्यापार को इजीली किया जा रहा है, इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए ये पॉइंट। और इसमें इन सभी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर आता है कि मतलब कब ये हुआ था, किस समिति के तहत हुआ था, किस समय यह बैठक हुई थी, और उसको मैच द कॉलम में आएगा कि आपको उसे मैच करना है। और एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, फैक्ट के अनुसार है, जिसे रटना पड़ेगा और उसका फिर आप सही आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल है, जिसमें IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, ये हमारा इंटरनेशनल बिजनेस करने का ये गवर्नमेंट द्वारा रखा गया स्कीम है, फंड है। आप पैसे को कहाँ से अरेंज करोगे, और ये सभी देशों के लिए रखा गया है। एक देश में मेनली आप किसी कंट्री के अंतर्गत नहीं रखा गया है, सभी देशों को रखा गया है। सभी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अपने इच्छा अनुसार, स्वैच्छिक। ऐसा नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको पार्टिसिपेट करना ही है। जैसे रूस हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, वो सब कंट्री IMF द्वारा फंड प्रोवाइड कर रहा है। तो IMF कैसे फंड प्रोवाइड कर रहा है, किसका क्या स्थिति है, कौन विकसित देश है, कौन विकासशील देश है, उसके अनुसार प्रोविजन बनाए गए हैं कि आपको इस तरह से करना है व्यापार, आपको इस तरह से करना है, तो उस अकॉर्डिंग है। और इन 3 पॉइंट से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और उसमें उसके आपको दिया रहेगा कि इसका क्या कार्य है।
लगभग सिमिलर कार्य है, क्योंकि सब तो भलाई के लिए ही किया गया है, सब संस्था तो भलाई के लिए है। तो उस सिमिलर कार्य में से भी आपको देखना है कि WB का कौन सा कार्य है, IMF का कौन सा कार्य है, और उसमें आपको आंसर देना है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। हर बार NTA द्वारा पूछा गया एक क्वेश्चन WTO, आपको वर्ल्ड बैंक और WTO के उद्देश्य और उसके कार्य को इंक्लूड कर दे देगा 5 ऑप्शन, और फिर आपको उसमें से बताना है WTO का कौन सा है। ऑप्शन में दिया रहेगा ABC, ABD, ABCD, ABCDE, उस हिसाब से ऑप्शन दिया रहेगा और आपको उसके कार्य और विशेषता के अनुसार आंसर देना है। NTA का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी जो हुआ था 2025 का, अभी जो जून का रिजल्ट आया है उसमें भी ये क्वेश्चन आया ही था। और अब हम अपना डिस्कस करने वाले हैं सेकंड सिलेबस के नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 अकाउंटेंसी, कॉमर्स पढ़ने वालों का बेसिक सा टॉपिक अकाउंटेंसी, और उसमें भी फर्स्ट टॉपिक हमारा बेसिक अकाउंटिंग, उसके प्रिंसिपल, अकाउंटिंग क्या है, कैसे है, क्यों करते हैं, क्या सिस्टम है, कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरीज क्या है, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट पार्टनरशिप अकाउंट्स। ये देखिए इसके बेसिक्स में ना आपको AS एंड IAS इससे क्वेश्चंस आता है, ये फैक्ट बेस्ड है, आपको याद करना है किस नंबर पर कौन सा है और उसे मैच द कॉलम में आता है, आपको मैचिंग करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट छोटा सा चैप्टर नहीं है, बड़ा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें से 2 मैक्सिमम और मिनिमम 1 क्वेश्चन आना तय है। ये NTA का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आपको मेनली ये कैलकुलेशन करने को देगा कि 4 पार्टनर, 3 पार्टनर, 2 पार्टनर है, अपना इन्वेस्टमेंट इन रेशियो में कर रहे हैं, प्रॉफिट कैसे अपना रेशियो में रखेंगे। कोई नया पार्टनर आ गया तो आप उसे कैसे अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। कोई पार्टनर की मृत्यु हो गई, कोई दिवालिया हो गया, या फिर कंपनी को आपको बाइंड अप करना है, तो उस हिसाब से इसमें आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ NTA पार्टनरशिप अकाउंट्स। और नेक्स्ट हमारा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी इशू एंड फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इससे एक न्यूमेरिकल या एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आता ही आता है। इसे आप अपने UG में भी पढ़े होंगे, इंटर में भी पढ़े होंगे, और अब भी आपको NTA के एग्जाम में पढ़ना है, और इससे आप भली भांति परिचित होंगे, कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिक्विडेशन एंड एक्वाइजेशन ऑफ कंपनी, मर्जर एमलगमेशन, सारा कुछ कंपनी का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और नेक्स्ट हमारा है होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स। किसी भी चीज़ को आप अपने बिजनेस में उत्पादन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसको कास्ट को आप कैसे मैनेजमेंट करोगे, आप मैनेजमेंट में क्या क्या प्रोसेस रखोगे, मार्जिनल कॉस्टिंग रखोगे, ब्रेक इवन एनालिसिस रखोगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रखोगे, बजटरी कंट्रोल, ये सारा पॉइंट एक एक पॉइंट इसमें का इम्पोर्टेंट है और सबसे क्वेश्चन आता ही आता है। आप किसी को हायर किसी को लोअर नहीं कर सकते। मतलब आपको मार्जिनल कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन आता है, बीईपी से भी आता है, बजटरी कंट्रोल से भी आता है, प्रोसेस से भी आता है, और आपका टारगेट कॉस्टिंग से भी आता है, लाइफ साइकिल से भी आता है। मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ NTA। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट अपना हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस, जिसमें कि रेशियो एनालिसिस। इससे कभी कभी आपके RC के 5 क्वेश्चन भी बनते हैं। एक आपको एज ए स्टोरी या एज ए टेबल चार्ट दे देगा और कई वर्ष में देगा, और उसमें आपको रेशियो के अकॉर्डिंग उसमें दे देगा कि इस रेशियो को निकालिए, इस रेशियो को निकालिए, रेशियो इतना है तो इसमें आपका इन्वेंट्री कितना होगा, स्टॉक कितना होगा, उस हिसाब से। इससे 2022 के एक सेशन में इसमें 5 क्वेश्चन भी बना हुआ था। फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो एंड कैश फ्लो हमारा UG में पढ़ा हुआ टॉपिक है, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो बस उसी के बिहाफ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने उस समय पढ़ा था, उसी न्यूमेरिकल को अब थियोरेटिकल पॉइंट में ये NTA द्वारा क्वेश्चन दिया जाता है, और उसे आपको देखना है कि इसमें किसी भी चीज़ को कैसे डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, क्या इंक्रीज होगा, क्या लेस होगा, क्या ऐड होगा, उस हिसाब से इसमें आता है। NTA के द्वारा इन तीनों पॉइंट में से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है HR अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। इसमें से आपको अपने अकाउंट में ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरह इंक्लूड करना है
और उससे कैसे आपको यूजेज रखना है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इंडियन अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड एंड IFRS, जो हमने यहाँ पर भी बताया था, AS एंड IAS, सेम वही पॉइंट ये है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS किस सन में आया, किस तरह आया, किस किस कंट्री द्वारा इसे मान्यता किया गया है, कौन से एक्ट के तहत आया और किस नंबर पर कौन सा है, उस नंबर के तहत आपको याद करना होगा कि फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है। मैच द कॉलम में एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, इस बार भी आया था। IAS का 13 आया था पॉइंट और इंडियन AS एंड IAS का 1 और 2 आया था। ऐसे मैच द कॉलम में आया था कि ये इसमें किससे किससे मैच होगा, आपको मैच करना था, ऑप्शन नीचे दिया हुआ था। ऑडिटिंग, आप हाई लेवल पर बिजनेस कर रहे हो, कंपनी है, फर्म है, आप उसे ऑडिट करवाना जरूरी है कि आपके ऑडिटिंग में आप कैसे बिजनेस कर रहे हो, कितना लीगल है, कितना एथिकल है, उस हिसाब से ऑडिटिंग में भी आएगा। ऑडिटिंग में मेन आपका वाउचिंग से क्वेश्चन आता है, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन से आता है और ऑडिट रिपोर्ट से आता है, कॉस्ट ऑडिट से आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रीसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में भी सब कुछ कैसे मॉडिफायर किया गया है और किस किस चीज़ के लिए कंपनी के लिए बनाना जरूरी है, पब्लिक कंपनी के लिए है कि प्राइवेट कंपनी के लिए है, वो सब पॉइंट आएगा और इससे भी एक क्वेश्चन आना तय होता है। तो ये हमारा यूनिट नंबर 2 का एनालिसिस है और नेक्स्ट हम एनालिसिस करने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमारे बैचलर में पढ़ा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, जो कि आई थिंक कॉमर्स पढ़ने वाले हर बच्चों को बिजनेस इकोनॉमिक्स से अटैचमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, आपका ग्राफ वगैरह के साथ होता है और पढ़ने में मज़ा भी आता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में मीनिंग, स्कोप और बिजनेस इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म से आता है कि किस फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है और उसमें भी आपको मैच द कॉलम में आएगा। डिमांड एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। डिमांड एनालिसिस में लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें मैच द कॉलम में आता है कि आप इसका क्रॉस इलास्टिक है, कि आपका इनकम इलास्टिक है, कि आपका प्राइस इलास्टिक है, और है तो इसमें क्या इनफाइनाइट होगा कि 0 होगा, लेस देन 1 होगा, मोर देन 1 होगा। इसमें आपका कथन और कारण से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, असर्शन रीजनिंग, और आपका मैच द कॉलम से भी आता है रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। हमेशा इजी सा टॉपिक और गलत होने वाला टॉपिक यही है। NTA का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे वो क्वेश्चन देता ही देता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी एनालिसिस, IC कर्व। IC कर्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में है। कर्व कैसे बनता है, ये IC कर्व कैसे बनता है, हायर होता है तो क्या होता है, लोअर होता है क्या होता है, शिफ्ट होता है कि फॉरवर्ड शिफ्ट होता है कि बैकवर्ड होता है, कनकेव होता है, क्या होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है, यानी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी एक क्वेश्चन तय है। थियरी ऑफ कॉस्ट, थियरी ऑफ कॉस्ट में आपका शॉर्ट रन के लिए है कि लॉन्ग रन के लिए है, और उसमें क्या क्या आपका जैसे कि 3 पार्ट में है, कब इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग है, कब इक्वल में होता है, उसके लिए AR MR का रिलेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंस मार्केट फर्म। परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसे कैसे मार्केटिंग में आपका क्या क्या कर्व बन रहा है और किस हिसाब से बन रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। कंपटीशन में आपका हो गया यही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहाँ से है, तो कंपटीशन में आपका हो गया ओलिगोपोली, प्राइस लीडरशिप मॉडल, प्राइस लीडरशिप मॉडल में मोनोपोली हो गया और ओलिगोपोली हो गया, परफेक्ट कंपटीशन हो गया। कंपटीशन से अकॉर्डिंग भी मैच द कॉलम में आता है, किसमें एक विक्रेता होगा, 2 होगा, अधिक होगा, किसमें रिस्ट्रिक्शन है, आप इजीली मार्केट में एंटर कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। आप किसी भी चीज़ के मूल्य को रखने के लिए क्या रणनीति बनाते हो। कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आया तो वो किस लेवल में है, ग्रोथ लेवल में है, इंट्रोडक्शन लेवल में है, टॉप पर है कि डिक्लाइन लेवल में है, किस लेवल में है, उस अकॉर्डिंग आप किस तरह से उसका प्राइस डिटरमाइन करोगे कि आपका वह
वस्तु मार्केट में सप्लाई हो सके, आप इजीली उसमें आप ट्रेड कर सको। तो हमारा यहाँ ख़त्म होता है यूनिट नंबर 3 एंड नेक्स्ट यूनिट हमारा यूनिट नंबर 4 बिजनेस फिनांस। बिजनेस फिनांस मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ एनटीए। इससे कभी भी क्वेश्चन को कम कर नहीं देता है, हमेशा ज़्यादा ही कर दे देता है, क्योंकि इसमें हमारा ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और इसे करने के लिए हम इजीली कर भी देते हैं, क्योंकि थियरी है तो सब्जेक्टिव होता है, किसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन को पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। लेकिन न्यूमेरिकल है तो वो तो फैक्ट है, हर जगह है, फॉर्मूला है a+b का स्क्वायर तो a+b का स्क्वायर ही होगा, आप यहाँ लगाओ या दूसरे कंट्री में लगाओ। तो उस हिसाब से ये हमारा न्यूमेरिकल पॉइंट है और इसमें से हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप किसी चैप्टर को कह नहीं सकते कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लेस देन इंपॉर्टेंट है, या कम है, या लोअर है, हायर है। ये भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन न्यूमेरिकल आना ही आना है। कैपिटल स्ट्रक्चर आता ही आता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, आप कैपिटल को कैसे अपना अरेंज करोगे वो भी आता है। बजटिंग एनालिसिस आता है। वर्किंग कैपिटल आएगा ही आएगा। रिस्क एंड रिटर्न एक से ज़्यादा हो तो 2 भी आ सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम आएगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट GDR है कि आपका ADR है, ग्लोबल है कि आपका अमेरिकन है, उस हिसाब से आएगा ही आएगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट और इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, मतलब इसमें का हर पॉइंट 100% इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनता ही बनता है। और नेक्स्ट हम अपना डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड। बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड में इस यूनिट में थोड़ा हेल्प हो जाता है हमारे पेपर 1 से रिलेटेड, क्योंकि उसमें भी आपका रिसर्च सेकेंड यूनिट में है और इसमें हमारा बिजनेस स्टैटिक्स और रिसर्च है। मतलब कि हमारा वहाँ का पढ़ा हुआ यहाँ भी यूज हो जाता है और यहाँ का पढ़ा हुआ वहाँ यूज हो जाता है। टॉपिक एक ही है, 2 जगह दिया हुआ है, तो उसका एडवांटेज कॉमर्स वाले बच्चों को मिल जाता है। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 100% आता है। इससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आना ही आना है। डिस्पर्जन से उतना क्वेश्चन नहीं आता, इसमें आप 90% मान सकते हो, लेकिन ये 100% आता ही आता है। इसकी यूनिट से इधर भी 4-5 साल से आ रहा है क्वेश्चन, हर पेपर में, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन इक्वेशन क्वेश्चन आना तय है। पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव है, नो रिलेशन है। पॉजिटिव है तो कितने और कितने के बीच में रहेगा, 3 तक जाएगा कि 1 तक जाएगा, -1 से +1 तक है, मतलब फिर नहीं तो न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल आता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल नहीं आता, न्यूमेरिकल आएगा कि आपका ये इतना है तो किसकी क्या संभावना है, कितने चांस आ सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको इसमें डिफरेंट करने के लिए दे देगा और आपको इसमें मैच द कॉलम में दे देगा उसकी विशेषता के अनुसार कि बाइनोमियल है तो क्या होगा, नॉर्मल है तो क्या है, और आपका पॉइजन है तो क्या है, किस केस में पॉइजन यूज होगा, कब बाइनोमियल यूज होता है, नॉर्मल कर्व के अकॉर्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और नेक्स्ट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट है हमारा रिसर्च, जो मैंने बोला कि पेपर 1 में मैच कर जाता है। रिसर्च, डाटा सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये इतना पॉइंट हमारा पेपर 1 का भी है। तो ये थोड़ा सा हेल्प हो जाता है आधा यूनिट हमारा कि वहाँ से भी पढ़ लें और यहाँ से भी पढ़ लें और क्वेश्चन किसी में भी आए तो ईजिली हम सॉल्व कर लें। तो रिसर्च का कॉन्सेप्ट, टाइप, डिजाइन, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, सैम्पलिंग में रैंडम है, नॉन रैंडम है, इससे एक क्वेश्चन आना पक्का तय है। प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी है, उसमें आपको 4 प्रोबेबिलिटी का दे देगा, 1 नॉन प्रोबेबिलिटी का दे देगा, बोलेगा नॉन प्रोबेबिलिटी ढूंढिए, प्रोबेबिलिटी ढूंढिए, टाइप ऑफ रिसर्च देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें डाटा सेट में देगा, आपको करना ही करना है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनटीए सैम्पलिंग, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्टैंडर्ड एरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एरर, इससे भी एक क्वेश्चन आना तय है। इसके फॉर्मूलों को पूछेगा, अरेंज द टॉपिक में दे देगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और इससे रिलेटेड पेपर 1 में भी क्वेश्चन आता ही आता है, 2 में भी आता ही आता है। तो हमें ये कुछ इंपॉर्टेंट जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा, काई स्क्वायर, मैन बीटीयू टेस्ट, क्रिस्टल वालिस टेस्ट, एच, इसी को एच टेस्ट भी बोलते हैं,
रैंक कोरिलेशन टेस्ट, ये 4-5 टेस्ट पढ़ना है। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग किसमें आपको नॉर्मल डाटा रखना है, लेस देन 30 है, मोर देन 30 है, क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पॉल्यूशन में ज़्यादा है कम है, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला होता है, उसके स्टैटिक्स भी होते हैं, आपको उसके मेरिट डिमेरिट दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैच द कॉलम में दिया रहेगा, और सबका एक दूसरा नाम भी है, आपको दे देगा इसको किस नाम से जानते हैं, मैच कर दिखाइए। तो नॉर्मली है छोटा सा टॉपिक, लेकिन डिस्टर्ब हर समय करता है, पेपर 1 में भी करता है, सेकेंड में भी करता है। तो एक बार आराम से पढ़ लेंगे, दोनों में काम हो जाएगा। और रिपोर्ट राइटिंग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, आप किसी भी समय पढ़ेंगे, दोनों में यूजफुल होगा। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट यूनिट नंबर 6, BO मैनेजमेंट एंड HRM, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। आप किसी भी संस्था को चलाओगे, अकेले तो कर नहीं पाओगे, उसके लिए आपको पूरी संस्था बनानी पड़ेगी, उसका ऑर्गेनाइजेशन करना होगा, प्लानिंग करना होगा। तो उसके लिए हमारा है बिजनेस मैनेजमेंट, और उसमें कौन काम करेगा, किस तरह करेगा, ह्यूमन कैसे करेगा, उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, उसका रिसोर्सेज कहाँ से कलेक्ट करना है, किस टाइप के ह्यूमन को आपको रखना है अपने काम में, कैसे नहीं रखना है, उसमें भी लोगों द्वारा दी गई सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार कौन सा सिद्धांत आप फॉलो कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग इसको रखा गया है। तो फर्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक टॉपिक आता ही आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी अपना अधिकार प्रत्याधिकार दूसरों को दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कौन उसे मैनेज करेगा, एट लास्ट किसके हाथ में उसका फुल कंट्रोल होगा, आप उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। मोटिवेशनल लीडरशिप, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, इसके भी थ्योरी है और इसके भी थ्योरी है, दोनों का क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन में भी 4-5 थ्योरीज है, जैसे कि आपको मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत, XYZ थ्योरी, EPRG थ्योरी, इन सब थ्योरी में मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत 5 पॉइंट में है, आपको दे देगा पॉइंट, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल से रिलेटेड पॉइंट दे देगा और बोलेगा अरेंज कीजिए कौन सा किस लेवल पर है। तो एनटीए का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक, और अगर दोनों को इंक्लूड किया तो 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस इथिक्स, बिजनेस इथिक्स से भी एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट पॉइंट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, आप ह्यूमन को कहाँ से कलेक्ट करोगे, उसको रिसोर्सेज के कैसे ऑर्गेनाइज करोगे और उसे कैसे मैनेजमेंट करोगे। इसमें मेन आपका ये आता है आपका क्रोनोलॉजिकल बेस्ड, कि आपको कैसे कैसे अरेंज करना है, स्टेप बाय स्टेप काम को कैसे करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर देगा ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, भर्ती, चयन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, और उससे जॉब, ये आपको स्टेप बाय स्टेप दिया रहेगा 4-5 चीज़ कि आप पहले क्या करोगे, भर्ती करोगे, चयन करोगे, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो इससे एक पॉइंट डेफिनेटली तय है, आता ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कंपनसेशन मैनेजमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट में जॉब इवैल्यूएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनटीए। इसके आपको विशेषताओं के आधार पर बोलेगा कि इसमें ये है, आप बताइए कि क्या है क्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको एक अटेम्प्ट करना ही है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको कैसे क्या करना है, आप परफॉर्मेंस को कैसे अप्रेजल कर रहे हैं, 360 है, सेल्फ रेटिंग है कि नहीं है, आप पीयर रिव्यू से है कि सेल्फ रेटिंग से है, उस अकॉर्डिंग एनटीए का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनटीए। पर्सनालिटी एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें भी। नेक्स्ट पॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, एक क्वेश्चन इसका भी फिक्स है, मतलब ये 8-10 टॉपिक से 10 क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट यूनिट नंबर 7। ये अभी हो नहीं पाया तो इसमें हम बता देते हैं आपको बोलकर, ये आपको शो नहीं हो रहा होगा सिस्टम पर, तो हम बोलकर बता देते हैं। इसमें क्या है, यूनिट नंबर 7 है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में शायद पूरा हो, नहीं यही है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में आपका ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम,
आपका ओवरव्यू क्या है, मतलब प्राचीन सभ्यता से आपका बैंक कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, बैंक में आप कैसे क्या क्या इंक्लूड करते हुए अब आपका बैंक किस लेवल पर है, आप कैसे कैसे उसमें सब कुछ सिस्टम वाइज अपना कार्य कर रहे हैं। और टाइप्स ऑफ बैंक, एनटीए का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ बैंक में कई प्रकार के बैंक है, आपका रीजनल बैंक है, रूरल बैंक है, और आपका जो है कि नाबार्ड है, सिवडी है, आईडीबीआई है। उसके अकॉर्डिंग मोस्टली पॉइंट तो यही आता है कि उसका दे देगा आपको सन, किस सन में कौन सा बैंक स्थापित किया गया था, हेड क्वार्टर कहाँ है, और उस समय किसने इसका जो है कि संशोधित विवरण लाया था, किसने क्या किया था, और उस सन से आपको मैच करना होगा। यहाँ 4 बैंक के नाम दे दिए होंगे और यहाँ उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया होगा और इस्टेब्लिशमेंट इस हेड क्वार्टर दिया रहेगा और आपको मैच करना है किससे क्या मैच होगा। सेकंड पॉइंट, आरबीआई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनटीए। हर क्वेश्चन, हर पेपर में मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं आरबीआई का, कि ये मॉनेटरी पॉलिसी करता है, कैसे क्या करता है, इसके कर्तव्य क्या हैं, इसकी योजनाएं क्या हैं, कैसे बैंकों को कंट्रोल करता है, बैंक पर कैसे कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म, मतलब बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या सुधार किए गए, कौन कौन से समिति ने सुधार किया, नरसिम्हन समिति और आपका विजय केलकर समिति, 7-8 समितियां हैं जिसका आपका नाम याद करना होगा और किस बैंक के सुधार से संबंधित है। और बेसल नॉर्म्स, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में ही बेसल नॉर्म्स, एनपीए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनटीए का, क्योंकि बेसल नॉर्म्स में 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। है एक ही चीज़, मतलब उस समय जैसे कि है एक ही चीज़, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उस समय यहाँ तक डेवलपमेंट हो पाया था, सेकंड में यहाँ तक कर पाएँ, थर्ड में यहाँ तक कर पाएँ, तो वो आपको दे देगा मैच द कॉलम में कि किस में कितना कर पाएँ, ये पॉइंट किससे है रिलेटेड, बेसल फर्स्ट से है, सेकंड से है, थर्ड से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनटीए बेसल नॉर्म्स आता ही आता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में आपका मनी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट फाइनेंशियल रेगुलेशन इन इंडिया। भारत में हमारा वित्तीय व्यवस्था कैसे चल रहा है, वित्तीय व्यवस्था को कैसे केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा संभाला जा रहा है। मेनली केंद्र सरकार द्वारा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो कैसे इसे अरेंज कर रहा है, कैसे इसे हैंडल कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। और नेक्स्ट पॉइंट डिजिटलाइजेशन, आप कैसे कैसे किसी चीज़ को आप डिजिटल इंडिया की तरह कन्वर्ट करते जा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इंश्योरेंस। लास्ट पॉइंट इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंश्योरेंस से एक क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे कि आपको देगा लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और आपको फायर इंश्योरेंस, किसमें किस समय उसके व्यक्ति को होना आवश्यक है, नहीं है, उसके लिए इंश्योरेंस लेते समय होना आवश्यक है कि उसके समाप्ति के समय आवश्यक है, और कब कैसे किया जाएगा और कितना पैसा आपको मिलेगा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का तय है इससे आना। तो हमारा ये हुआ यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। सॉरी, इसमें आपको ये स्लाइड देखने को नहीं मिला, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग। मार्केटिंग हमारा पढ़ा हुआ यूजी पीजी का टॉपिक, यूजी में भी पढ़ा है, पीजी में भी पढ़ा है, तो हमारे लिए तो ये इजी पॉइंट हो गया। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग। मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट, अप्रोचेस, चैनल, मिक्स मार्केटिंग, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग। एक क्वेश्चन डेफिनेटली, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 आता ही आता है। प्रोडक्ट डिसीजन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। प्राइसिंग डिसीजन से आता है, कब आप कौन सा प्राइसिंग रखोगे, पीक लोड रखोगे, पेंट्रेशन रखोगे, आप उसमें कौन सा प्राइस कब रखोगे, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन डेफिनेटली 100% श्योर है, आएगा ही आएगा। प्रमोशन डिसीजन आता ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। आप अपने प्रोडक्ट को किस हिसाब से, किस एरिया में, किस कंट्री में कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट कंज्यूमर बिहेवियर, 100% इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर किसी पॉइंट को कैसे परचेज करते समय उसका क्या बिहेवियर है, प्रोडक्ट के प्रति उसका क्या बिहेवियर है, उसके फैक्टर क्या है, वो किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, नहीं होता है, वो अपने कल्चर के हिसाब से कार्य करता है कि ट्रेंड के हिसाब से कार्य करता है।
कंज्यूमर बिहेवियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनटीए। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस मार्केटिंग। ये इस समय ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि पहले सिर्फ दृश्य वस्तु रहता था, लेकिन अब टेंजेबल और इनटेंजेबल दोनों को इंक्लूड कर रखा गया है सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग में आपको इनटेंजेबल के भी सर्विस चार्ज देने ही पड़ेंगे, तो इसे भी इस समय ट्रेंड में ज़्यादा रखा गया है। सर्विस मार्केटिंग से एक क्वेश्चन आना डेफिनेटली तय है। ट्रेंड इन मार्केटिंग, ट्रेंड इन मार्केटिंग भी ये टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है। इस मार्केटिंग से रिलेटेड आपको मैच द कॉलम में आएगा, या फिर आपको कथन और कारण में, असर्शन रीजनिंग में आएगा कि आप कैसे, कौन सा मार्केट कैसे काम करता है। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, CRM। ऑनलाइन मार्केटिंग इस समय ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन का ट्रेंड इस समय ज़्यादा है। एनटीए द्वारा भी इस क्वेश्चन को ज़्यादा रखा जा रहा है, पर ये सब भी कम नहीं है। रूरल मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। लॉजिकल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इससे क्वेश्चन उतना नहीं बनता जितना कि इन सबसे इम्पॉर्टेंट है। और चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट यूनिट नंबर 9, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब कि हमारे व्यापार से संबंधित कानूनी पहलू। इसमें हमारा 9-10 आपको जो है कि लीगल एस्पेक्ट दिया हुआ है, एक्ट दिया हुआ है कि आप किसी भी व्यापार को करते हो तो उसको करने के लिए कौन कौन सी धाराएं रखी गई है, किस धारा में क्या दिया हुआ है, कौन से एक्ट में कैसे क्या डिवाइडेड है। जैसे कि फर्स्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर एग्जामिनेशन, सो आई हैव टू कवर दिस पॉइंट। एंड नेक्स्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट 100% आना है। और इसमें देखिए वैलिड इनवैलिड से भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आता ही आता है। कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स दे देंगे 4 टॉपिक, वैलिड है, इनवैलिड है, क्वासी है, अर्ध, मतलब कि आपका कैसा क्या कॉन्ट्रैक्ट है, उससे रिलेटेड आपको मैच द कॉलम में आएगा। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आपका आएगा बेलमेंट, प्लेज, ये 2 टॉपिक मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोगा एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सोगा एक्ट 1930, पहले तो इस यूनिट से ये आता है ना कि इस 10 टॉपिक का नाम है, 11 टॉपिक का, इसमें दे देगा एक साइड 4 टॉपिक आपका कि ये एक्ट है, ये एक्ट है, ये एक्ट है, किस सन में आया हुआ था। जैसे कि आपका देगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक साइड उसके सन दिया होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कंपटीशन एक्ट, और फिर उसे आपको मैच करना होगा। कंपटीशन एक्ट 2002 है, इसका 2000 है, इसका 1872 है, आपको मैच करना होगा। और ये एक क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में डेफिनेटली आता ही आता है। इसके अंदर आप पढ़े ना पढ़े, मैच द कॉलम में ये आता जरूर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, सन याद करना बहुत जरूरी है, सन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि किस सन में कौन सा एक्ट आया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट कंपनी एक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंपनी एक्ट, जो कि हमारे अकाउंट, फिनांस में तो उतना नहीं है, अकाउंट और 3-4 यूनिट से इंक्लूडेड कर रखा गया है कंपनी एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट LLP एक्ट, LLP एक्ट से भी क्वेश्चन आता है। LLP एक्ट में आप कैसे कैसे पार्टनरशिप कर रहे हो, लिमिटेड लाइबिलिटी है कि अनलिमिटेड है, किस एक्ट के तहत है, कंपनी एक्ट में किस धारा के तहत है, और उसके बाद अगर लिमिटेड है तो उसके लास्ट में लिमिटेड लगाना है जरूरी। प्राइवेट है कि आपका पब्लिक है, आप उसमें कितने कैंडिडेट को रख सकते हो, मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है LLP से। और नेक्स्ट कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस यूनिट का, क्योंकि कंपटीशन एक्ट कब आया था, किस एक्ट को रिप्लेस किया था, और किस एक्ट को रिप्लेस किया था, और इसके क्या क्या मेरिट हैं, किसको किसको ये इम्पैक्ट करता है, नहीं करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर कोई कंपटीशन एक्ट के रूल को फॉलो ना करे तो उस पर कितना चार्ज लगाया जाएगा, पेनाल्टी कितना होगा, किस सेक्शन के तहत होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ITA, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सन 2000। मैंने बोला सारे का सन इम्पॉर्टेंट है, मैच द कॉलम में ये पॉइंट आता ही आता है। आपको सभी एक्ट के सन याद रखने हैं और मैच द कॉलम में आएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में है कि आपको अपने बिजनेस से या फिर अपने गवर्नमेंट से, अपने देश से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस एक्ट के तहत उसमें आप कंप्लेन कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा।
कुछ उसमें प्रावधान है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा और कुछ है जिसमें आपको 100% इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इन्फॉर्मेशन देने के लिए कितना पेमेंट आपको देना पड़ता है, पर पेज कितना देना पड़ता है और एक आवेदन के लिए कितना देना होता है, कितने दिन में आपका आवेदन का रिप्लाई आ जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यदि लाइफ के इम्पॉर्टेंट फैक्ट से है तो आपको 24 आवर में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराया जाएगा। इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। पेनाल्टी, अगर आप उस एक्ट के तहत कोई गलती कर रहे हो तो उसमें पेनाल्टी कितना लगेगा। और आरटीआई एक्ट 2005 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपीआरएस, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। एक क्वेश्चन 100% आता है कि आपका ट्रेडमार्क के लिए कितना वर्ष निश्चित किया गया है, कॉपीराइट के लिए कितना वर्ष निश्चित किया गया है, क्या आप ब्रांड को ट्रेडमार्क में कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रेडमार्क ब्रांड होता है कि नहीं होता है, और ट्रेडमार्क है तो आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अपना सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर लिया तो फिर क्या उसके लीगल प्रावधान है, आपको क्या सज़ा मिलेगी उसके तहत, सारा कुछ इसमें है। और गुड्स एंड सर्विस एक्ट जीएसटी 2017 में लागू किया गया हमारा जीएसटी इंडिया में, इससे रिलेटेड भी आपको एक एक्ट दिया गया है और इसमें भी आपको टॉपिक आता ही आता है। मतलब इन सभी में से ये 10 और 11 पॉइंट में से आप ये नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कम इम्पॉर्टेंट है। सबका अपना अपना एक मेन वेटेज है और हर एक्ट से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यानी कि इस लीगल एस्पेक्ट में से सारा फैक्ट बेस्ड है, आपको याद करना है, कोई एनालिटिकल बेस्ड पर है नहीं कि आप एनालिसिस करो आंसर लगा दो, ऐसा होता है लेकिन आप पढ़े रहेंगे तभी। और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पूछता है कि कौन सा किस सन में आया था, कब नहीं आया था, किसके क्या प्रावधान है, किसमें क्या लागू किया गया है, किसमें क्या नहीं लागू किया है, अगर आप इसे फॉलो नहीं करते तो आपको क्या सज़ा दी जाएगी, कितने वर्ष दी जाएगी, कितना पैसा जुर्माना भरा जाएगा, ये सब पॉइंट इसमें होता है। और अब हम अपना आज के इस क्लास के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 2 कॉमर्स के लास्ट यूनिट नंबर 10, इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। इनकम टैक्स हमारे बिजनेस के लिए होता है कि आप किसी भी बिजनेस को कर रहे हो, उसमें आप बिजनेस में इनकम आपका हो रहा है तो गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया टैक्स है कि आप कितने अमाउंट पर कितना % टैक्स इनकम पर लगेगा, गवर्नमेंट क्या क्या लगा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इनकम टैक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस में भी आपको 2 टाइप से होता है कि आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो। रेसिडेंट हो तो आप उसके कंडीशंस फॉलो कर रहे हो बेसिक का कि एडिशनल का कर रहे हो। नॉन रेसिडेंट हो तो आप कब तक के लिए बिजनेस कर रहे हो, इंडिया में कर